स्वागत है। आज हम मॉर्गन हॉसल की किताब धन का मनोविज्ञान इसके कुछ विचारों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये किताब पैसे को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। बिल्कुल, ये फॉर्मूलों से ज्यादा हमारी सोच, हमारे व्यवहार पर फोकस करती है। तो आज का मकसद क्या है? हम इस किताब से पैसे से जुड़े कुछ सबसे अहम मनोवैज्ञानिक सबक समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि कैसे हमारी मानसिकता, हमारा व्यवहार, हमारी वित्तीय कामयाबी पर असर डालते हैं। चलिए, तो फिर इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और मेरे ख्याल से सबसे अहम बात जो किताब कहती है वो ये कि पैसे को लेकर कोई भी पागल नहीं होता। हाँ, पहला अध्याय, कोई भी पागल नहीं है। बिल्कुल, सबका पैसे के साथ जो रिश्ता है वो उनके अपने अनुभवों से बनता है, बहुत निजी। तो जो फैसला किसी एक के लिए सही है वो शायद दूसरे को अजीब लगे, क्योंकि उनके अनुभव अलग हैं। सही बात है। मतलब दूसरों के फैसलों को जज करने के बजाय हमें उनका नजरिया समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और इसी से जुड़ा है भाग्य और जोखिम का रोल। अध्याय 2 कि सफलता सिर्फ मेहनत का फल नहीं है। और असफलता सिर्फ गलती का नतीजा नहीं, किस्मत या कह लें चांस, इसका भी बड़ा हाथ होता है। तो फिर किसी कामयाब इंसान की नकल करना, अध्याय 15 इसी पे बात करता है ना। हाँ, वो इसीलिए खतरनाक हो सकता है। हमें नहीं पता कि उनकी सफलता में भाग्य का कितना बड़ा हिस्सा था। जिसे हम कॉपी नहीं कर सकते। तो उनसे सिद्धांत सीखें, पर रास्ता अपना बनाएं। अच्छा, तो अगर भाग्य इतना बड़ा फैक्टर है तो हमारे कंट्रोल में क्या है? शायद समय। सही पकड़ा। अध्याय 4, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग। सुनने में गणित जैसा लगता है भी, पर इसका असली जादू सिर्फ गणित में नहीं, बल्कि लंबे, बहुत लंबे समय तक टिके रहने में है। तो ये कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली ताकत है वक्त देना। छोटी रकम भी अगर लंबे समय तक बढ़ती रहे तो कमाल कर सकती है। और ये जुड़ता है अमीर बने रहने वाली बात से। अध्याय 5। हाँ? अमीर बनना शायद एक बार को आसान हो, पर अमीर बने रहना ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए क्या चाहिए? संयम, बेवजह के जोखिम से बचना और लगातार कोशिश करते रहना, जैसा अध्याय 18 में है। और बचत। अध्याय 7 कहता है कि बचत ज्यादा जरूरी है, शायद कमाई से भी ज्यादा। सही, क्योंकि बचत आपके कंट्रोल में है, कमाई में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और ये अमीर बने रहने की बात, आखिर ये अमीरी है क्या? क्या मतलब है इसका? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अध्याय 3 और 14 इसी पर हैं कि पर्याप्त कितना होता है। इनफ, इसकी अपनी परिभाषा तय करना। हाँ, वरना हम हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे, कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो असली दौलत क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर? किताब कहती है नहीं। अध्याय 6 के हिसाब से असली दौलत है अपने समय पर कंट्रोल होना, अपने फैसलों पर कंट्रोल। आजादी, स्वतंत्रता, वो असली अमीरी है। और अध्याय 12 भी कुछ ऐसा ही कहता है, दिखावे से बचना। हाँ, वो पैसा जो आप महंगी चीजों पर खर्च नहीं करते, बल्कि बचाते और निवेश करते हैं, वही सच्ची दौलत बनाता है, भले ही वो दिखे ना। ये आज़ादी वाली बात वाकई बहुत अहम है। लेकिन भविष्य तो अनिश्चित है, इस आज़ादी को बनाए कैसे रखें? यहीं पर आता है अध्याय 11 का कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का अतिरिक्त दायरा। हाँ, मतलब अपनी योजनाओं में थोड़ी गुंजाइश रखना, बफर रखना, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ अनपेक्षित हो जाए, तो आप पूरी तरह डूब ना जाएं। क्योंकि योजनाएं बदल सकती हैं। अध्याय 13 कहता है हमारी इच्छाएं भी बदल जाती हैं समय के साथ। बिल्कुल, तो प्लान ऐसा हो जो थोड़ा लचीला हो, और ये मानकर चलना होगा कि गलतियां होंगी। अध्याय 16। तो परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती। शायद तैयारी ऐसी हो कि आप झटके झेल सकें। और अंत में ये भी याद रखना जरूरी है, अध्याय 9 और 17, कि कोई एक सही तरीका नहीं है सबके लिए। हाँ, आपका तरीका आपके लक्ष्यों, आपकी परिस्थितियों, आपकी जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करेगा। बहुत व्यक्तिगत है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो ऐसा लगता है कि पैसे का मैनेजमेंट गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। काफी हद तक धैर्य, खुद को समझना, अपनी सीमाएं जानना और ये तय करना कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। शायद यही सबसे बड़े सबक हैं। बिल्कुल, असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वो आजादी है, सुरक्षा है, मन की शांति है। कि हम पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, उसे कंट्रोल करने के लिए कैसे करते हैं। सही। और चलिए, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को।
अगर सच्ची दौलत आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो हम अपने वित्तीय निर्णय कैसे लें कि वो सिर्फ पैसा जमा करने पर नहीं, बल्कि इस आज़ादी को बढ़ाने पर केंद्रित हो।